हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं थर्मो का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने वर्क हीट के बारे में कुछ बातें करी थी, ठीक है। उससे पहले हमने कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बातें करी थी, थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करी थी, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आज जो हम टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी डिस्कस करने वाले हैं कि एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत जिक्र मैंने इसका पिछले लेक्चर में भी किया था। फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी के अंदर एक होती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये हीट कैपेसिटी के ही सब टॉपिक्स हैं। और लास्ट में ये रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये सीपी और सीवी क्या है, ये भी हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आज का हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो हमें आज डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है, लास्ट क्लास में भी हमने इसका जिक्र किया था। तो मैंने कहा था कि एंथैल्पी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जब हम थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिक इक्वेशंस कर रहे थे तो एक इक्वेशन बार बार रिपीट हो रही थी, जिसका हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन भी किया था कि u प्लस पी वी, ठीक है। तो इस का जो ये जो इक्वेशन है बार बार रिपीट हो रही थी, जिसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया एंथैल्पी, ठीक है। तो बेसिकली एंथैल्पी को जो है हम H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो बेसिकली एंथैल्पी है क्या चीज। एंथैल्पी है U प्लस पीवी, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम। अब प्रेशर और वॉल्यूम तो एक पल को मान लो कि आप कैलकुलेट कर भी रहोगे, भाई प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है और वॉल्यूम कितना है। लेकिन क्या इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल था क्या किसी भी सिस्टम का? U क्या है हमारा? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जब कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना किसी भी सिस्टम की पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जो चेंज आया है इंटरनल एनर्जी के दौरान, या यूं कह लो कि एक सिस्टम ने कभी कोई प्रोसेस करी, तो जब प्रोसेस करने के बाद जो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, हम वो चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप कांट बी कैलकुलेटेड। तो कांट बी कैलकुलेटेड, तो अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट एंथैल्पी एज वेल, ठीक है। तो क्योंकि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन हम वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी। वो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? वो चेंज इन एंथैल्पी होगी हमारी डेल्टा H, जो होगा वो होगा H2 माइनस H1, ठीक है। H2 माइनस H1 क्या है? H2 हो जाएगा आपका एंथैल्पी एट सेकेंड प्रोसेस 2, एंथैल्पी एट प्रोसेस 2, एंड H1 है आपका एंथैल्पी एट प्रोसेस 1। मतलब एक प्रोसेस से प्रोसेस कह लो या स्टेज कह लो, स्टेज कहना ज्यादा बेटर होगा। एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे एट फाइनल स्टेज या सेकेंड स्टेज, ठीक है। तो आप इंटरनल एनर्जी जिस तरीके से किसी भी सिस्टम की कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। पी डेल्टा वी, चेंज इन एंथैल्पी जो थी ये U प्लस पी डेल्टा वी, ये फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई थी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स आई थी। हाँ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई थी। लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। यू प्लस पीवी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, जहां से ये आई है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन से यूज करके आई हुई है। तो लास्ट लेक्चर आप देखो, वहां पे एंथैल्पी का मैंने बता रखा है पूरा डेरिवेशन। अब जो मेन पार्ट है वो ये है कि चेंज इन एंथैल्पी देखो, चेंज इन एंथैल्पी जो है एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम रखते हैं तो किसके बराबर आती है, या क्या चेंज आता है, तो वो चीज हमें समझनी है। तो देखो, हम जानते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी बराबर होता है U प्लस पीवी। अब डेल्टा अगर यहाँ लगाया है तो P के आगे डेल्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो H होता है U प्लस पीवी। तो अगर मुझे चेंज अप्लाई करना है तो मुझे तो चेंज यहाँ पे दोनों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V एंड V डेल्टा P। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इफ we calculated change in enthalpy at constant pressure and temperature। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? 0। और चेंज इन प्रेशर भी क्या होगा? 0। तो जब एक चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर अगर 0 है तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 0 होगी, ऑब्वियसली होगी। ठीक है, तो अब इधर देखो, तो यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या वो ये बनेगी? डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो ये जो डेल्टा H की इक्वेशन है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये कहाँ एप्लीकेबल है? ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है। कहाँ एप्लीकेबल है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक चीज और देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, प्लॉट ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ के आए हैं कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं यहाँ डेल्टा यू की जगह क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा कि डेल्टा H बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इक्वेशन 1, ये कांस्टेंट प्रेशर पे बनाई हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को भूलना मत। और हमें ये भी पता है कि वर्क बराबर होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर वर्क बराबर होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डेल्टा H बराबर Q माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी गया, तो डेल्टा H बराबर आ रहा है Q के। Q क्या है यहाँ पर? Q है हीट। ठीक है, लेकिन ये हीट आपने कब देखी है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो पूरी प्रोसेस आपने करी है, ये कब करी है? ये आपने कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पे करी है। ठीक है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटा सा नीचे P लगा रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हीट है ये एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। अब देखो कौन सी दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, तो वो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं
ये कि हमें ध्यान रखना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो जो हीट है, ठीक है, जो हीट है वो बराबर है चेंज इन एंथैल्पी के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी कि जब हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे, क्या रखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे, यानी कि जब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा उस दौरान जो हीट है, जो हीट है वो बराबर होगी आपके इंटरनल एनर्जी के, ठीक है। और ये इक्वेशन तो सिंपल सी है, ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही है, Q प्लस डब्ल्यू से ही, ठीक है। कहाँ गई, Q प्लस डब्ल्यू से। जब कांस्टेंट वॉल्यूम रखोगे 0, वर्क 0 हो जाएगा, डेल्टा वी 0 तो वर्क 0, वर्क 0 हो गया तो डेल्टा यू बराबर क्यू। तो वर्क 0 कब किया आपने, आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान, जब कांस्टेंट वॉल्यूम रखी है। तो यहां से फर्स्ट लॉ से डायरेक्ट ही ये सेकंड वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट है, चेंज हीट है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन एंथैल्पी के। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट है वो बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलें आगे। अब देखो, अब दूसरी चीज आप देख रहे हो कि जो एंथैल्पी का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी आ रही है और एंथैल्पी भी आ रही है और साथ में पी डेल्टा वी ये भी है। तो क्यों ना हम एक रिलेशन डेवलप करें, ठीक है, एंथैल्पी और इसके बीच में, इंटरनल एनर्जी के बीच में, ठीक है, और किसी के बीच में नहीं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, देखो, तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इधर देखो, ध्यान से समझो, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ ना कुछ हरकतें होगी तो ही रिलेशन डेवलप होगा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में, ठीक है। अब प्रेशर और वॉल्यूम का असर जो है वो सॉलिड और लिक्विड में तो ज्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एक पॉइंट लिख सकता हूं, क्या, कि कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ pressure and volume on solid and liquid, ठीक है। तो hence hence there is no significant difference in change in enthalpy and change in internal energy for solid and liquid। बात समझ में आ रही है, सॉलिड और लिक्विड के लिए चेंज एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का कोई खास असर नहीं पड़ता, ठीक है। आधा कप पानी है तो उसमें कितना ही प्रेशर लगा लो वो आधा कप ही रहेगा, ठीक है। जो उसका वॉल्यूम है उसमें कोई खास चेंज होगा नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए आपको इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में कोई खास रिलेशन नहीं मिलता। बट ठीक है, बट देयर इज there is significant difference between internal energy and internal enthalpy, change in enthalpy for gases, ठीक है। गैसेस पर इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, क्यों, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम both affects
गैसेस ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो असर है गैसेस पे बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। आपने वॉल्यूम, जैसे आप जितना बड़ा कंटेनर लोगे तो गैसेस आप जो है उतने कंटेनर में फैल जाएगी, ठीक है। और जितना छोटा लोगे तो उसमें कंप्रेस हो जाएगी। जितना चाहो प्रेशर आप अप्लाई करोगे, गैस कंप्रेस होती जाएगी। जितना आप प्रेशर रिलीज करते जाओगे या प्रेशर जो है वो कम करते जाओगे, उतना ही गैस एक्सपांड करती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको सॉलिड और लिक्विड में ऑब्जर्व नहीं होगी। बाई चांस अगर आपने 1 कप पानी ले रखा है तो उसमें आप प्रेशर लगाना बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा नहीं कि पानी बढ़ता जाएगा, नहीं, उतना ही रहेगा। और अगर प्रेशर लगाओगे तो भी पानी उतना ही रहेगा। तो सॉलिड और लिक्विड में, जब लिक्विड में कोई असर नहीं हो रहा तो सॉलिड में तो दूर दूर तक नहीं होना। तो सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर और वॉल्यूम का कोई खास असर नहीं पड़ता, इसलिए जो है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में भी कोई खास डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन गैसेस के केस में प्रेशर और वॉल्यूम में जो है वो लार्ज चेंज पॉसिबल है, जिसकी वजह से एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो, अब ये रिलेशन हमें डेवलप करना है, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे डेवलप होगा, तो रिलेशन डेवलप करना तुम्हें अच्छे से आता है, ठीक है। हम जानते हैं कि लेट सपोज एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। प्रेशर हम ले लेते हैं, प्रेशर हम ले लेते हैं P, वॉल्यूम हम ले लेते हैं V1, मोल्स हम ले लेते हैं N1, एंड R तो कांस्टेंट रहेगा एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो रिलेशन हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर ही डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो ये रिलेशन हम डेवलप कर रहे हैं, कहाँ डेवलप कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में कोई खास चेंज आएगा नहीं। अब एट फाइनल स्टेज, एट फाइनल स्टेज पे प्रेशर तो P ही रहेगा। वॉल्यूम जो है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एट इनिशियल स्टेज P रहेगा, V1 ले लेते हैं, मोल्स N1 ले लेते हैं, R कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब एट फाइनल स्टेज हम ले लेते हैं, P तो सेम ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर ले रखा है। वॉल्यूम चेंज होगा तो V2 ले लेते हैं, मोल्स चेंज हो जाएंगे तो N2 ले लेते हैं। R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम जो प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग ये जानते हो कि PV बराबर होता है nRT फॉर आइडियल गैस, ठीक है। ये इक्वेशन किसके लिए है? फॉर आइडियल गैस, ठीक है। अब प्रेशर, दो प्रोसेस है तो हम V2 माइनस V1 ले लेते हैं, ठीक है। यही मोल्स की जगह हम N2 माइनस N1 ले लेते हैं, और यहाँ पे R ले लेते हैं, यहाँ T ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा डेल्टा V डेल्टा N R T। तो P डेल्टा V बराबर आ रहा है आपका डेल्टा N R T। अब लेकिन ये जो चेंज आ रहा है ये किसके लिए ऑब्जर्व हो रहा है? आपको गैस के लिए ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। किसके लिए ऑब्जर्व हो रहा है? गैस के लिए ऑब्जर्व हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर नीचे छोटा सा Ng लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा Ng जो है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये डेल्टा Ng जो है ये चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस है, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस में जो मोल्स में चेंज आया है, बात समझ में आ रही है? इसको अभी मैं डिटेल में समझाता हूँ, एक इक्वेशन की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है। रिलेशन के साथ समझ जाएगा तो ये हम आगे देखो समझते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, जैसे लेट सपोज इक्वेशन है आपके पास कि H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ 2 आएगा, पहली चीज। हाइड्रोजन को मैं यहाँ गैस में ले रहा हूँ, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, क्लोरीन भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, एंड HCl भी जो है वो गैस है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन प्रेजेंट, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl, ये गैस 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 है।
तो यहाँ पे चेंज इन मोल्स कितना है, डेल्टा एनजी कितना है, तो डेल्टा एनजी यहाँ पर 0 है। अब डेल्टा एनजी 0 कैसे है, अरे तो भाई ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2, ठीक है। डेल्टा एनजी सीधा सीधा ये भी हो सकता है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि गैसेस में हो, ठीक है, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जो कि गैसेस में हो, किसमें हो, गैसेस में हो। ये हो गया आपका डेल्टा एनजी। बात समझ में आ रही है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी 0 होगा, यस ऑब्वियसली 2 - 2, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के मोल्स भी कितने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 1, यानी कि 2। बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा एनजी 0 हो गया, तो रिलेशन अब क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है एंथैल्पी और एच के लिए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये है। अब क्योंकि डेल्टा एन जी ही 0 हो गया, तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगी, 0। तो यानी कि इस केस में डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू हो जाएगा, यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन अगर मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ड्यूरिंग रिएक्शन अगर मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, चेंज इन एंथैल्पी के। बात समझ में आ रही है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस if there is no change in moles, no change in moles, then change in internal energy is equal to change in enthalpy। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, तो इसको हम केस फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया केस फर्स्ट, व्हेन देयर इज नो चेंज इन मोल्स इन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन में कोई चेंज इन मोल्स नहीं आ रहा। केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड जब चेंज इन मोल्स पॉजिटिव है, तो यहां पे हम ले रहे हैं केस सेकंड, केस सेकंड, ठीक है, व्हेन चेंज इन मोल्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन लेंगे, कौन सी इक्वेशन लें बताओ, कोई भी इक्वेशन ले लो जिसमें चेंज इन मोल्स पॉजिटिव आ रहा हो। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेते हैं हम जिसमें चेंज इन मोल्स पॉजिटिव हो, तो हम ले लेते हैं कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। यहाँ पर हाफ लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये जो है गैसियस फॉर्म में है और CO भी जो है वो गैसियस फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो इसमें रिलेशन देखो, तो पहले तो हमें निकालना है डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, 1 - 1.5, यस, ये तो नेगेटिव आ रहा है। नहीं भाई, डेल्टा एन जी निकालना है, यानी कि चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस निकालनी है। तो कार्बन तो सॉलिड है ना, कार्बन सॉलिड है, तो इसके मोल्स आप काउंट करोगे, नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो मोल्स आएंगे, इसका 1 मोल, ठीक है, माइनस इसका आधा मोल, तो यहाँ पे जो चेंज इन मोल्स आ रहे हैं वो 0.5 आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जो हमारी इक्वेशन है, इस डेल्टा एन जी आर टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0.5 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 0.5। तो यानी कि डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस 0.5 आर टी। अब न्यूमेरिकल में तो आपको ये इक्वेशन में जो टेम्परेचर वगैरह और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, अगर कैलोरी में तो 2 लेके चलनी है, ठीक है। तो जब ये होगी तो ध्यान से देखो, इस केस में क्या डेल्टा एच ज्यादा है, बड़ा है एज कंपेयर टू डेल्टा यू। तो यस, जब चेंज इन मोल्स अगर पॉजिटिव होगा, चेंज इन मोल्स अगर पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एच जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा यू, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बन के आ रहा है,
कि व्हेन चेंज इन मोल्स, व्हेन चेंज इन मोल्स इज पॉजिटिव, देन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। बात समझ में आ रही है? डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू। बस ध्यान ये रखना है कि जब चेंज इन मोल्स आप निकाल रहे हो तो आपको गैसेस के मोल्स देखने हैं, ना कि सारे ओवरऑल रिएक्शन के। ठीक है। तो नेक्स्ट है केस सेकंड। केस सेकंड में देखो क्या बात हमें ध्यान रखनी है। केस सेकंड हो चुका, केस थर्ड देखना है हमें। तो केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड ले लेते हैं, उस दौरान क्या होगा? तो केस थर्ड में हम ले लेते हैं कि व्हेन चेंज इन मोल्स इज नेगेटिव, व्हेन चेंज इन मोल्स इज नेगेटिव। तो जब चेंज इन मोल नेगेटिव होगा तो क्या हो रहा होगा? तो इक्वेशन लेते हैं, कोई भी इक्वेशन पकड़ लेते हैं। PCl5 नहीं, PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। गैस, गैस और गैस। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो जब ये इक्वेशन हमारे पास है तो चेंज इन मोल्स देखो, चेंज इन मोल्स यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा एन जी हमारे पास हो जाएगा 1 -2, तो यानी कि वैल्यू आएगी -1। तो ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी जो है नेगेटिव है। जब डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब डेल्टा एन जी आर टी की वैल्यू, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है? -1, यानी कि हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस आर टी। ठीक है, -1 RT या -RT। तो ध्यान से देखो, आपको डेल्टा यू में से कुछ वैल्यू माइनस करनी पड़ रही है डेल्टा एच के बराबर लाने के लिए। तो यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि डेल्टा एच जो है वो छोटा है डेल्टा यू से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा यू बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो जब चेंज इन मोल्स नेगेटिव होता है, व्हेन चेंज इन मोल्स आर नेगेटिव, व्हेन चेंज इन मोल्स आर नेगेटिव, तो डेल्टा यू जो है वो बड़ा होगा डेल्टा एच से। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये हो गए 3 केस आपके, जब चेंज इन मोल्स आपका पॉजिटिव हो, जब चेंज इन मोल्स आपका नेगेटिव हो, जब चेंज इन मोल आपका 0 हो। ठीक है, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में आपके रिलेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। तो अब क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है देखते हैं, रुको। क्वेश्चन दे रखा है द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर C10H8। मतलब ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन है। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम इज, तो कांस्टेंट वॉल्यूम भी दे रखी है आपको, और कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन यानी कि क्यू दे रखा है आपको। ये दे रखा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट ऑफ रिएक्शन में हमें डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? तो डेल्टा एच के पास मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यही फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब इसको कैसे यूज किया जाए? तो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर हम जानते हैं डेल्टा एच बराबर होता है क्यूपी के। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो क्यू वी बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो मेरे पास यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी मेरे पास 1228.2।
ठीक है। किलो कैलोरी के लिए मैं यहाँ पर पावर लगा रहा हूँ 3। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि मुझे चाहिए डेल्टा NGRT। तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी? तो डेल्टा NG की वैल्यू देखो, यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 10 है, और ये लिक्विड है, तो यानी कि 10 माइनस 2। तो डेल्टा NG की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2, सॉरी 8। ठीक है, तो यानी कि +8। और R की वैल्यू क्या लेंगे? कैलोरी में, तो कैलोरी में R की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं? 2। ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया, सॉरी 10 माइनस 12 है। डेल्टा NG जो है 10 माइनस 12 है, तो 10 माइनस 12 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आएगा, तो यानी कि +2 इंटू 2 और 298 कैलोरी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? माइनस का 1229 पॉइंट समथिंग आएगा, 392 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई इतनी खास बात थी नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन ये है, डेल्टा H की वैल्यू ये है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U। ठीक है, ये डेल्टा E जो है ये अपना डेल्टा U ही है। ठीक है, प्लस डेल्टा NGRT, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। तो डेल्टा U हमसे पूछा है, डेल्टा H हमें दे रखा है 11.04 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG कितना आएगा? तो 3/2 यानी कि 1.5 ये रहा, 0.5 ये रहा और 1 ये रहा, तो यानी कि 2 माइनस 1 1। तो 1 R की वैल्यू किस में है? किस में बात कर रहा है? कैलोरी में बात कर रहा है, तो 2। और टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298। ठीक है, तो यानी कि 11,040 माइनस 16, 18, 19 और 5 बराबर डेल्टा U। तो इसमें से माइनस करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है, माइनस करना तो आता ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, the heat of combustion of a gaseous methane CH4 at constant temperature is measured in bomb calorimeter at 298 Kelvin is found to be ये find the value of enthalpy change at the same temperature। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मीथेन का कंबशन हो रहा है। तो मीथेन का अगर कंबशन हो रहा है, अगर मीथेन का कंबशन हो रहा है तो वो कुछ ऐसा होगा, O2, यहाँ पर ये हमें देगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो सबसे पहले कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, फिर लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस है, मीथेन भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और H2O तो लिक्विड है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एट 298 केल्विन इज ये। ठीक है, तो हीट मेजर कर चुका है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी पूछी हुई है। आप जानते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो चेंज इन हीट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है वो किसके बराबर होती है? वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है -885.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और डेल्टा NGRT तो निकाल ही लोगे। तो अब आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT।
तो डेल्टा एच आपसे पूछा गया है, डेल्टा यू आपके पास है -885.4 इंटू 10⁻³ डेल्टा एन जी कितना आ रहा है आपका 1-3, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 314 और टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 298 केल्विन, साफ साफ दे रखा है 298 केल्विन, ये हो गया। तो ये वैल्यू सेम रखनी है और इस दौरान जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद तो वो आएगा 890.355 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन बची है, तो कैलकुलेशन करना नहीं बता रहा, मैं मेथड बता रहा हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस क्वेश्चन में आपको चीजें समझ नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे मीथेन की कंबेशन, तो मैंने कंबेशन रिएक्शन लिख दी। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट रिलीज हुई है, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ये बातें आपको पकड़नी होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बाकी तो सारा खेल जाओगे आप, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। तो अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो समझो हीट कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे किसी भी सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। ऑब्वियसली अब गर्म कैसे कर रहे हो तुम पे डिपेंड करता है, गैस पे चढ़ा के या, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक दे के या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जब भी हमें किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको जो हीट सप्लाई की जाती है वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक वाटर ले लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने कुछ अलग चीज ले ली, जैसे पेट्रोल वगैरह ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो मैं हीट दूंगा और इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो मैं हीट दूंगा, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूं मैं, ये क्या सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये सेम नहीं होगी। वाटर को जो टेम्परेचर बढ़ाना है, वाटर के लिए जो मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे हीट जो है वो थोड़ी ज्यादा सप्लाई करनी पड़े, और इसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे हीट थोड़ी कम सप्लाई करनी पड़े, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना इनकी हीट के लिए फॉर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट, यही हीट कैपेसिटी है। क्या है? हीट कैपेसिटी। तो सीधा सीधा अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हीट कैपेसिटी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सिस्टम और मैटर, ठीक है। चैप्टर की लैंग्वेज में बात करें तो सिस्टम लेके चलेंगे, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी मैटर, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of any system is called heat capacity, ठीक है। हीट कैपेसिटी जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि हीट कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के? यस, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी उतना कम टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, और जितनी ज्यादा कम हीट कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्यू आएगा, सॉरी, तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के, तो जितना ज्यादा हीट आप सप्लाई करोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, और जितने कम आप हीट सप्लाई करोगे तो उतने ही कम हीट उतना ही कम टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा सी। क्या आएगा? सी। और यहाँ पर ये जो सी आ रहा है, ये सी आपका और कुछ नहीं है, यही है आपकी हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्या हो गई ये? हीट कैपेसिटी। तो यहां से मैं हीट कैपेसिटी बराबर लिख सकता हूं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। और
फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, हीट कैपेसिटी हो जाएगा मेरे लिए डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी हो गई। फिर अब कुछ टर्म्स और पढ़नी है हमें। हीट कैपेसिटी तो नहीं, कोई खास बात नहीं है। हीट कैपेसिटी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का मुझे अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करना है, तो उतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, वो हीट जो है मेरे लिए क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात है हीट कैपेसिटी का, और कुछ नहीं है। अब देखो हीट कैपेसिटी, पहले तो हमें दो टर्म्स पढ़नी है, एक तो मोलर हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले हम मोलर हीट कैपेसिटी देख लेते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो सबसे पहला है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो मोलर हीट कैपेसिटी होती है कि जब आपको 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना हो, क्या, जब आपको 1 मोल सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर राइज करना हो, तो उस दौरान जो आपने हीट सप्लाई करी है, वो हीट जो है आपकी हीट मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, टू राइज द टेम्परेचर of 1 mole of substance या matter, 1 mole of substance is called molar heat capacity। ठीक है, तो यहां पर देखो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, मेरे पास इक्वेशन थी C बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पर मैं क्या ये भी लिख सकता हूं, डी क्यू बराबर सी डी टी। ठीक है, डी क्यू बराबर सी डी टी। तो यहां पर इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, यहां पर इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास डी क्यू बराबर एन सी डी टी। ठीक है, एन मोल्स के लिए अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगी, या अगर आप हीट कैपेसिटी के टर्म्स में ही लिख रहे हो तो हीट कैपेसिटी आपके पास थी डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ पर अगर आपको मोल्स के टर्म्स में बात कर रहा है तो आपको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पे मोल्स है, वेयर एन इज मोल्स, है ना। डी क्यू क्या है यहाँ पे, चेंज इन हीट, और डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और सी तो जानते ही हो, सी तो आप सब जानते हो, सी तो आपका फेवरेट है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप सारी टर्म्स हो गई। तो मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। एक टर्म और समझनी है, एक टर्म जो है वो है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम सीधा सीधा कहते हैं कि जब 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जब हम हीट सप्लाई करते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। क्या कह गया, मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे होते हैं, या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर राइज करना होता है 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो अमाउंट ऑफ हम हीट दे रहे हैं उसको हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा पहले मोलर हीट कैपेसिटी में हमने 1 मोल का टेम्परेचर राइज किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज
द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? तो देखो, अब अगर मैं यहां पर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो मेरे पास इक्वेशन थी डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एम क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। ये बार बार सिस्टम लिखने में आ रहा है, सब्सटेंस। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी चेंज इन हीट बराबर हो जाएगा सी डी टी। ठीक है, सी डी टी बाय एम, नहीं, सी डी टी मुझे एम से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, यहाँ पे डिवाइड करना था। ठीक है, एम सी डी टी, ये मास ऑफ अमाउंट को आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, तो ये बात आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया आपका मास ऑफ सब्सटेंस। हाँ, तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? तो दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो मोलर हीट कैपेसिटी और एक पढ़ा आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमें जो क्लियर टॉपिक देखना है वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देखो केस हीट कैपेसिटी लिख देता हूं। ठीक है, तो केस फर्स्ट बना के लिख देते हैं हम। केस फर्स्ट हम लिख रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कुछ नहीं है, हमें पुराने रिलेशंस जो है वो थोड़े इस्तेमाल करने पड़ेंगे और कुछ खास बात नहीं है। अब देखो, जानते हैं कि डी क्यू बराबर होता है, व्हाइट यूज कर लेते हैं कलर, तो हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है वो बराबर होता है डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा आ जाएगा कि डी क्यू बराबर होता है सी डी टी, है ना? और अगर मोल्स के टर्म्स में बात करो तो एनसीडीटी आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि अगर ये जो हीट कैपेसिटी है, मुझे हीट कैपेसिटी बात करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा? सीवी के। और हीट कैपेसिटी एट हीट, तो चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है? तो चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है? बताओ बताओ बताओ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? क्या चेंज इन हीट बराबर एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है? यस ऑफ कोर्स, आज ही बताया है और इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन हीट बराबर किसके होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो ये जो दो इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो दो इक्वेशन आपको दिख रही है, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, ये जो दो इक्वेशन आपको दिख रही है, क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख दूं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर चेंज इन टेम्परेचर। डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा? डी यू। ठीक है, और इसी इक्वेशन में मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि डी यू बराबर हो जाएगा एन सी वी डी टी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? क्या इक्वेशन लिख रहे हैं हम? ठीक है, एट कांस्टेंट, देखो हीट कैपेसिटी का डेरिवेशन सिंपल सिंपल सा है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है,
अब dq बाई dt को, मुझे dq का रिलेशन पता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। वैसे ही अगर मैं k सेकंड लेके चलूंगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वहां पे चेंज इन हीट किसके बराबर होती है, अभी हमने डिराइव किया, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। तो k सेकंड यही है। k सेकंड क्या है हमारे पास, k सेकंड हमारे पास यही है कि चेंज इन हीट कैपेसिटी k सेकंड, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास वही इक्वेशन है जो इससे पहले थी, और तो दूसरी कुछ बना ही नहीं है। तो ये है डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, डी क्यू बाय डी टी, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, टी डी टी। ठीक है, आगे मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हो तो एन जोड़ दो, और यहाँ पे मोल्स के टर्म्स में बात करो तो एन से डिवाइड कर दो। अब 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 ये हमें बात करनी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। और जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो Cp यूज करेंगे, और ये भी हम जानते हैं कि चेंज इन हीट जो है एट कांस्टेंट, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगी, तो हम जानते हैं कि dq बराबर हो जाता है चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अभी डिराइव करके आए। तो यहां पर मैं इसी इक्वेशन को क्या इस तरीके से लिख सकता हूं कि Cp बराबर हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी बाय dt। ठीक है, और इसी इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं कि चेंज इन एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, n Cp dt। ठीक है, तो ये होगी कहानी। बात समझ में आ रही है, क्या है चेंज इन एंथैल्पी एन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो हीट के बराबर होता है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस के दौरान होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर के टर्म पे होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। तो देखो आज की जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपने क्या क्या फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखो कौन कौन से थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखो, इस चैप्टर में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आपने देखा, चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपने देखा कि डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है, मोल्स ऑफ गैस, चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला हो गया। फिर दूसरा रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एच बराबर होता है चेंज इन हीट के। ठीक है, हीट के बराबर होता है वो कब, कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी के बराबर हीट कब होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद आपने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा, तो हीट कैपेसिटी Cv क्या किसके बराबर होता है, डी क्यू बाय डी टी। और ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म्स में किसके बराबर हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, डी यू बाय डी टी। ध्यान रखना भाई, ई लिखा आ जाए या यू लिखा आ जाए, इंटरनल एनर्जी को ई से भी डिफाइन किया जाता है, यू से भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं Cp की बात करूं तो यहाँ पे Cp बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, डी एच बाय डी टी के, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आज के लेक्चर में। उसके बाद आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इस ओवरऑल पूरे चैप्टर में आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लेक्चर के नोटेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए,
माइनर टेस्ट चाहिए, मेजर टेस्ट चाहिए या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट करिए और चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।